तो पानी के अंदर सिक्का ऊपर दिखता है। फाइन, एकदम क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन है HCV का। HCV है सबके पास में, खोल लो। उसका 20वां या 22वां सवाल है। मछली, कांच, पक्षी। कौन सा है? 22वां सवाल लगाइए HCV के एक्सरसाइज का। क्वेश्चन को अपने क्लास नोट्स में उतारेंगे और फिर कोशिश करेंगे। इमेजेस का ये मतलब है कि अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूँ तो मेरे लिए तो उसकी इमेज है। बट सर एक इमेज होगी कि या तो फिश के लिए ऊपर और आई के लिए फिश नीचे है, तो इमेजेस क्यों लिखा है? क्योंकि एक से ज्यादा होगी।
ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, और ये वाला थोड़ा ज्यादा ऊपर उड़ा देते हैं इसको। ऐसा कुछ दे रखा है, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना दे रखा है। सबसे पहले तो बताओ, मछली के लिए पूरा संसार, मछली को क्या लगेगा, सब कुछ पानी 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 है। हाँ यार, अग्रीड। और कांच को क्या लगेगा, सब कुछ पानी 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 है। तो बताओ मेरे को, कांच मछली को कहाँ पानी में देख रहा है, कितने पे, h/2 पे। तो इस मछली की एक तो इमेज यहाँ पर बना देगा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, h/2। हाँ यार, बात समझ आई। और वही ये कांच के अंदर इस बर्ड की भी कहीं ना कहीं पे इमेज होगी, कहाँ पर होगी मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये फिश को एक बर्ड ऊपर दिखेगा, एक बर्ड नीचे दिखेगा। हाँ यार, वही इस बर्ड को एक फिश यहाँ दिखेगी और एक फिश यहाँ दिखेगी, तो दो दो दिख रही है। हाँ यार, इसीलिए इमेजेस निकालना है। तो चलो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, फिश विल सी द बर्ड एट, जब मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मछली क्या बोलेगी, मेरे लिए तो ये वाला डिस्टेंस तो पानी के अंदर h/2 ही रहेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बोलेगी, ये h/2। अब ये क्या बोलेगी ये कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की तो काउंटिंग कर रही है, लेकिन पानी के अंदर से कोई चीज ऊपर देखते हैं तो वो डिस्टेंस बढ़ जाती है। ये हो गया एक आंसर। हाँ यार, बात समझ आई है नहीं है। हाँ यार, पक्का। और साथ साथ में लगे हाथ, बर्ड विल सी द फिश एट। बताओ मेरे को, ये बर्ड क्या बोलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हवाई है, तो h ही कंसिडर करेगा, तो h प्लस, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक एक आंसर आ गए हैं ना, और एक एक आंसर आने बाकी है। क्यों, क्योंकि अभी तो इस बर्ड ने सिर्फ इसको देखा है, इसको देखना बाकी है। तो बताओ मेरे को, मिरर ने इस मछली की इमेज को h/2 पे बनाया है, तो एक मछली यहाँ पर है और एक और मछली यहाँ पर है, तो ये बर्ड क्या बोलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक h प्लस 3h/2 म्यू। ये दो आंसर हो जाएंगे। बात समझ आई हाँ या ना, बात समझ आई हाँ या ना। कि भाई एक बार तो इस पक्षी ने इस मछली को यहाँ देखा है, h प्लस h/2 म्यू, h प्लस 3h/2 म्यू। समझ गए, ये दो आंसर हाँ या पक्का। अब बताओ, ये कांच इस पक्षी को कहाँ देगा, कांच के लिए तो सब कुछ पानी पानी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, कांच कितनी नापेगा, h। ये वाली कितनी नापेगा, म्यू टाइम्स h। तो इमेज कहाँ बनाएगा, नीचे बनाएगा, कहाँ पर, h प्लस म्यू टाइम्स h। ये बात समझ आई या नहीं आई, हाँ या ना। अब ये मछली क्या बोलेगी, एक तो ऊपर था, अब यहाँ पर इसके नीचे तो सब पानी है, कांच के अंदर भी सब पानी है। तो ये क्या बोलेगी कि एक पक्षी तो ऊपर है और जो नीचे वाला पक्षी है वो कहाँ पर है, h/2। बोलो, h/2 प्लस h प्लस म्यू h। ये आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 4 आंसर है। बात समझ आई हाँ या ना, नहीं आया, आ गया, कॉपी कर लो, बनना नहीं आया भाई। कांच के लिए ये वाली डिस्टेंस h, यहाँ तक आ गए, पानी में से देख रहा हूँ ऊपर, तो ये यहाँ पे, तो कांच ने बर्ड को कहाँ पाया है, h प्लस म्यू h पे, तो वहीं पर इमेज बना देगा। क्योंकि मिरर तो यही करता है, जितना ऊपर ऑब्जेक्ट है उतना ही नीचे इमेज।
डन। चारों आंसर समझ आए? नहीं आया? आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये कॉपी कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो आसान से सवाल लगा लो। नहीं इलस्ट्रेशन आपकी शीट का एक्सीयर हो सबके पास में, तो शीट का इलस्ट्रेशन घर पे लगाना है, एक्सीयर का सवाल लगाना है आपको। नेक्स्ट कौन सा सवाल लगाओगे? 24 क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या बोलता है, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया? सबको? और क्वेश्चन के अंदर ये भी समझ आ गया कि पानी भरने से क्या होगा? सोचो कि पानी भरने से ये जो बोल रहा है क्या वैसे हो सकता है? अगर हाँ तो सॉल्व करो। ऑब्वियसली हो ही सकता है, तभी क्वेश्चन बना है। चलो बताओ पहले क्या समझ आया क्वेश्चन, समझाओ। सर एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। उसकी हाइट और डायमीटर दिया है। हाइट कितनी दी हुई है बताओ? 30 30 सेंटीमीटर सेंटीमीटर हाइट है और 30 सेंटीमीटर ही डायमीटर है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है? उसके अंदर एक पार्टिकल दी है। हाँ एक पार्टिकल दी है। कहाँ से? जो बेस के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। अब ये रहा सेंटर, अब लेफ्ट या राइट? कहाँ बनाओ? जैसे डायग्राम में दे रखा है, तो ये लो भाई, ये सेंटर हो गया। सेंटर से कितना? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है P, ये सेंटर हो गया। आपको ये वाला गैप दे रखा है। हाँ आगे क्या बोलता है? और इसमें किस लेवल तक वाटर फिल करना होगा कि ये पार्टिकल विजिबल हो जाए? तो अभी नहीं दिख रहा है। नहीं।
अभी ये यहाँ पर एकदम कॉर्नर पे से आंख लगा के बैठा है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ ये जो रे है, ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है और ये लास्ट पोर्शन दिख रहा है, तो पानी भरने से इसको पी कैसे दिख जाएगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? पी शिफ्ट हो जाएगा, जो पी की इमेज है वो अपेरेंटली पी कैसे दिखने लग जाएगा आदमी को अगर पानी भरेंगे तो? समझने वाली बात तो यही थी। हाँ तो कैसे? रे डायग्राम से सोच के बताओ। अपेरेंट शिफ्ट कब आता है कंसेप्ट? जब नियर नॉर्मल इंसिडेंस होता है। क्या यहाँ पर एग्जैक्टली ऊपर से देख रहा है इंसान, तो यहाँ पर अपेरेंट शिफ्ट शब्द का प्रयोग होगा नहीं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं पानी भरूंगा तो ये तो रे ऐसे जा रही थी पहले, ये एक रे तो है इसकी आंख से निकल रही है ना, तो बताओ अगर मैंने कुछ पानी भर दिया तो ये जो रे जा रही थी, क्या मैं बोल सकता हूँ इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल? तो ये जो रे आ रही थी, कुछ पानी भरा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये पॉइंट पी तक पहुंच गई रे, हाँ या ना? जैसे जैसे मैं पानी भरते जा रहा हूँ, पहले यहाँ तक पानी भरा था तो रे यहाँ से थोड़ी सी हल्की सी शिफ्ट हुई, थोड़ी और शिफ्ट हुई, थोड़ी और शिफ्ट हुई। कितनी हाइट तक मैंने पानी भरा है? मैं मान लेता हूँ h हाइट तक मैंने पानी भरा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये रे यहाँ पहुंच गई, तो इसको ये पी पॉइंट नजर आ जाएगा, हाँ या ना? तो आपसे पूछेंगे कि इसको ये पॉइंट क्यों नजर आएगा, तो आप बोलोगे क्योंकि मैं पानी भर रहा हूँ, तो ये जो रे थी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो एक बार मैंने इतना पानी भर दिया कि वो नॉर्मल से इतनी बेंड हो गई कि वो इस पी पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी। अदरवाइज अगर मैं थोड़ा पानी कम भरूंगा, मान लो यहाँ तक पानी भरता हूँ, तो ये रे यहाँ तक पहुंच गई और यहाँ से कुछ ऐसे बेंड हो गई। जैसे जैसे पानी भरते जाएंगे इस आदमी को यहाँ से ये वाला डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा, जैसे उसको एक पॉइंट नजर आएगा। बात समझ आई? हाँ, बात समझ आई है ना? पक्का? रे तो पी से आई की तरफ जाएगी, रे तो ऑब्जेक्ट से आई की तरफ जाएगी, ऑब्जेक्ट से आई की तरफ, तभी तो विजिबिलिटी होगी। बात एक ही है। अब ये लो, अब यहाँ से ये रे इधर भेज दो, चीज तो एक ही, इस रे को उल्टा चला दो। समझ रहे हो मेरी बात को? इस रे को उल्टा चला दो, फाइन। तो ये इंसान की नजर यहाँ तक पहुंच गई, या यहाँ से यहाँ तक इंसान की नजर तक बात पहुंच गई, रे तो यही चलेगी। अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल अगर आई है तो बताओ मेरे को ये वाला एंगल आर होगा, ठीक बात है? 1 sin I इक्वल टू म्यू साइन आर, एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी। बताओ मेरे को I की वैल्यू कितनी होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल I है तो ये वाला एंगल भी I है। और देखो अब ये ओरिजिनल वाले ट्राइंगल में ये एंगल ये 90 डिग्री, tan I इक्वल टू 30/30 है। I तो 45 दे रखा है, दिखा है नहीं दिखा, ठीक है? अब मेरे को और म्यू कितना है? वाटर है 4/3, तो 1/√2 इक्वल टू 4/3 साइन आर। तो यहाँ से साइन आर कितना आया? अब ये देखो, इधर ध्यान दो, मेरे को नहीं पता कि ये वाला पॉइंट कहाँ से, ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस मेरे को नहीं पता, मैं मान लेता हूँ ये वाला डिस्टेंस कितना है x। यहाँ तक एकदम क्लियर है? तो बताओ मेरे को, ये 5 है, ये x है, ये h है, तो साइन r किसके बराबर हो जाएगा? 5 प्लस x अपॉन रूट में 5 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस, ये इक्वेशन समझ आई या नहीं आई? साइन r इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आप बोलोगे कि ये वाली लाइन आपने इधर से इधर ही क्यों खिसकाई है? इधर भी हो सकती है, हाँ हो सकती है, मेरे को नहीं पता, बट मैंने कैलकुलेशन कर रही है, मेरे को पता है उधर आती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे फिगर बना दिया, ठीक है ना? बात समझ आई या नहीं आई? हाँ यार, आप इधर भी अज्यूम ले सकते थे कि आपको थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर ही है। यहाँ तक क्लियर है? अब कैसे तैसे करके अगर मेरे को x मिल जाए या x और h के अंदर कोई रिलेशन मिल जाए तो मेरा सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, ये वाला 5 है तो ये वाला कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, हाँ यार? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा?
15 प्लस एक्स, और ये वाला पूरा एंगल कितना होगा? 45। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 15 प्लस एक्स बराबर एच? हाँ या ना? यस और नो? हाँ या पक्का? tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 होता है 1, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो एक और इक्वेशन आ गई। मेरे को तो x निकालना था, तो यहाँ से मैंने x को इन टर्म्स ऑफ h लिख दिया। सॉल्व करके देखो h की वैल्यू आ जाएगी कुछ 25 या ऐसे कुछ आता है। समझ गए हाँ या ना? तो क्या यहाँ पर फिजिक्स लगी बहुत ज्यादा? नहीं। मैथ्स लगी? हाँ। कुछ भी नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। डन। अब देखो यहाँ से 5 प्लस एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? तो वहां पर 5 प्लस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया? h माइनस 10, h माइनस 10 अपॉन अंडर रूट में h माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन 4 रूट 2 स्क्वायर कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 जा 16, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 इज 32 इक्वल टू 3 इंटू नहीं 3 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस h माइनस 10 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे फॉर h।
एच की वैल्यू जो भी है वो आंसर है। समझ गए? आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बताओ क्या होता है ये? गलत गलत It bends 90 degree from the north. गलत टीआईआर क्या होता है? चलो कॉपी में ड्रॉ करके बताओ, कुछ बताओ। और आपने वंदना आपने पहला स्टेटमेंट बोला कि व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर रेयर से डेंसर करेंगे तो नहीं होगा, तो भी होगा, और डेंसर से रेयर में भी होगा। क्यों रेयर से डेंसर में भी नहीं होगा? तो सर रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम में होगा, क्योंकि जब रे एंटर करेगी डेंसर मीडियम में तो टोटली मतलब पूरी तरह नॉर्मल की तरफ बैठ आता सबको है, मैं तो ऐसे ही क्या कहते हैं, बस आपको भटका रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है ना? आपको आता है, कॉन्फिडेंस रखो। देखो इधर ध्यान दो, मैंने क्या पूछा आपसे? टीआईआर, तो आपने बोला डेंसर से रेयरर में ट्रैवल करता है, तो मैंने आपसे पूछा कि रेयरर से उसमें करेंगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से, ये क्या है? रेयरर, और ये क्या है? डेंस। अगर ये रे आई इधर, बताओ मेरे को क्या होगा इस रे का? रेयरर से डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ यार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है अपने को, तो इसका मतलब क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब टोटल अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाए। तो आपने बोला कि व्हेनेवर अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो इट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ये टीआईआर होता है, ठीक बात। तब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वाला अगर एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है, तो बताओ मेरे को यहाँ पर इक्वेशन क्या मैं बोल सकता हूँ? ये एयर है, 1 sin I इक्वल टू म्यू साइन आर, ये हुई इक्वेशन है। अब एक बात बताओ मेरे को, मैं आई को वेरी कर सकता हूँ किस एंगल से लेके किस एंगल तक? 0 से 90 डिग्री। तो एक बार रे ऐसे आ रही थी और एक बार रे ऐसे आ रही थी, 0 से लेके 90 डिग्री तक इसमें रे को ट्रैवल कर सकता हूँ क्या? हाँ या ना? तो बताओ मेरे को, आई की वैल्यू 0 से 90 कुछ भी हो सकती है, तो जब आई की वैल्यू 0 है तो आर कितना हुआ? 0 0 इक्वल टू 0। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो आर 0 हुआ। जब आई की वैल्यू 90 हुई तो 1 बाय म्यू साइन आर, जो भी हुआ। तो मैं मान लेता हूँ म्यू की वैल्यू 2 है, तो आर कितना आ गया? 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2। मतलब जब मैं आई को 0 से लेके 90 डिग्री तक वेरी करता हूँ तो जो आर है वो 30 डिग्री से 0 डिग्री तक हो जाता है, या 0 डिग्री से 30 डिग्री तक वेरी हो जाता है। हाँ यार, बात समझ आई? लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जब ये एंगल आई को मैंने बढ़ाया तो ये एंगल आर बढ़ गया। यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा? म्यू साइन आई इक्वल टू 1 साइन आर। तो मैंने आई को इंक्रीज किया तो आर और इंक्रीज हुआ। देखो ध्यान से, मैंने अगर आई को इंक्रीज किया तो आर को बढ़ना पड़ेगा। आर अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है? 90 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा था जब ये रे ऐसे निकल गई, हाँ या ना, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब रे ऐसे निकलती है, अब मैं अगर और आई को बढ़ाऊंगा, इफ आई इज और ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल, तो क्या होगा? ये रे का टीआईआर हो जाएगा। बात समझ आई? हाँ यार। तो whenever a ray travels from a denser to rarer medium, whenever a ray travels from denser to rarer medium and if angle of incidence is greater than critical angle, then TIR happens. हमेशा नहीं होता है TIR। तो आपने क्या बोला? whenever a ray travels from denser to rarer, TIR happens। उसका तो मतलब क्या था? ये भी TIR है? नहीं,
whenever a ray travels from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than theta critical, then all the rays are totally reflected inwards. Then the phenomena of TIR comes into picture. But if the angle of incidence is equal to theta critical, then emergent ray just grazes the surface. समझ रहे हो? ये कौन सी रे है? एमर्ज जो बाहर निकल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अपन ग्रेजिंग एमरजेंस. बोले तो बस सरफेस को ऐसे छू के निकल रही है. समझ रहे हो मेरी बात को? है. एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन थीटा क्रिटिकल, देन रिफ्रैक्शन कम्स इनटू पिक्चर. पूरी चीजें समझ में आई? हाँ या ना? अब आपसे कोई पूछेगा कि थीटा क्रिटिकल कितना होता है, तो आप बोल दोगे म्यू साइन थीटा क्रिटिकल इक्वल टू 1 साइन 90. जब यहाँ पर एयर था और यहाँ पर म्यू था, सबसे पहले ये लिखेंगे कि whenever a ray goes from rarer to denser, nothing happens, refraction only happens. Whenever a ray travels from denser to rarer but angle of I incidence is less than theta critical, refraction happens. यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, हाँ, बट कैसा हुआ है? ग्रेजिंग एमरजेंसी, नॉर्मल से 90 डिग्री, बस सरफेस को बस छू के निकल रही है. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और यहाँ पर क्या हुआ है? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस I is greater than theta critical, तो क्या हुआ है? TIR. जो पढ़ाना था, जो इम्पोर्टेंट था, उससे छोटा डायग्राम बनाया है. आप अच्छे से लिख लो सब कुछ. तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? Whenever a ray travels from denser to rarer and angle of incidence is greater than critical angle, the rays are totally internally reflected. एग्जाम्पल बताओ मेरे को TIR का. मिराज इफेक्ट, डायमंड और ऑप्टिकल फाइबर और प्रिज्म में हमेशा नहीं होता है TIR, कभी हो सकता है. बट मिराज इफेक्ट एग्जाम, मिराज पता है नहीं पता है? कौन सा वाला? वो वाला तो नहीं है ना कोई? ठीक है, मिराज इफेक्ट बोले हाँ सर. कोई है ऐसा? नहीं. तो
तो मिराज इफेक्ट क्या होता है बताओ? सर जैसे रोड गर्मियों के अंदर रोड पे जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि आगे पानी है। तो ऐसा क्यों होता है मिराज इफेक्ट? इसके बाद में आप लोग ही बताओगे मेरे को, होपफुली। सब कुछ कॉपी कर लिया तो बताओ, बोर्ड साफ कर दूं? नहीं साफ करूँ। म्यू साइन थीटा क्रिटिकल इक्वल टू 1 साइन 90 में जो जब एग्जैक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा क्रिटिकल है, तब जो इमर्जेंट रे है वो बस ग्रेजिंग इमर्जेंस है, मतलब सरफेस को बस छू के निकल रही है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज्ड देन द रेज आर टोटली रिफ्लेक्टेड इंटरनली। तो TIR सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब रे डेंसर से रेयर पे जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा क्रिटिकल से बड़ा हो। मिराज बोले तो हम अभी थोड़े टाइम बाद जब जा रहे होंगे 1 बजे क्लास छूटने के बाद घर पे, हमको ऐसा लगेगा आगे तो पानी गिरा हुआ है या फिर कुछ देयर इज समथिंग शाइनी on the surface of the road। तो वो क्या है? वो मिराज है। होता क्या है बताओ मेरे को? बहुत भीषण गर्मियों के दिनों में यहाँ से मैं आ रहा हूँ, ठीक बात है, और यहाँ पर ये पेड़ है। हमको क्या लगेगा? यहाँ पर पानी है तो हमको यहाँ पर ये पेड़ की परछाई दिखेगी अंदर। ऐसा दिखता है ना कि बगल में यहाँ पर ऐसे ऑटो खड़ा है तो हमको ऑटो की परछाई अंदर दिखती है। हाँ यार, सबने देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा है तो अभी थोड़े दिन रुक जाओ, रोज दिखेगा। जब 1-1:30 बजे निकल रहे होगे ना रास्ते के अंदर, आपको ये मिराज इफेक्ट दिखेगा। बताओ होता क्या है मिराज? बताओ गर्मियों के दिनों में नीचे का टेम्परेचर ज्यादा या ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा? ये रोड काले रंग की है, ऑब्वियसली रोड काले रंग की होती है। बताओ यहाँ का सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा या ऊपर हवा का टेम्परेचर ज़्यादा? कहाँ सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा? 100%। तो बताओ मेरे को, यहाँ नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर जो भी हवा के कण होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। क्यों ऊपर जाएंगे? क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है। भाई हम पानी को गर्म करते हैं तो ऊपर भाप आ जाती है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर जो भाप आई है वो टेम्परेचर ज़्यादा वाली है तभी तो ऊपर आई। भाई यहाँ के जो कण है वो ऊपर चले गए, तो बताओ मेरे को ऊपर डेंसर है या नीचे डेंसर है? नीचे टेम्परेचर ज़्यादा तो यहाँ के कण थर्मल एनर्जी लेके ऊपर चले गए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ऊपर डेंसर हो गया है और नीचे रेयर हो गया। बात समझ आई? एंड व्हेनेवर अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू मीडियम, रेयर मीडियम, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से इस पेड़ से कई सारी रेज आ रही होगी, लेकिन वो वाली रे पर्टिकुलर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, डेंसर से रेयर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट विल गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो ये इंसान को क्या लगेगा? ये इंसान को लगेगा कि ये पेड़ कहाँ पर है, ऐसे अंदर है तो इसकी परछाई अंदर दिखेगी। बात समझ आई हाँ या ना? तो ये इफेक्ट होता है मिराज। अगला इफेक्ट होता है डायमंड। डायमंड इतना चमकता क्यों है? क्योंकि डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? 20 डिग्री लगभग होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर तो ये क्रिटिकल एंगल बड़ा है तभी तो और ज्यादा, लेकिन अगर किसी का क्रिटिकल एंगल है ही छोटा, जैसे ये डायमंड हो गया है, तो ये एंगल, ये जो रे आई है, क्या मैं बोल सकता हूँ सब जगह से रेज आई है? तो 0 से लेके 90 डिग्री से सारी इंसिडेंस रे की एंट्री हुई है। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक में एंट्री तो सबकी हो गई है, लेकिन अब ये जो रे आगे जा रही है, जो बाहर निकलने वाली होगी 0 से 20 वाली तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन 20 से 90 वाली सारी की सारी यहाँ बार बार टकराती रहेगी, बार बार TIR होता रहेगा उनका। और देखो 0 से 90 में मान लो 90 रेज ने एंट्री ली, 90 रेज आगे जा रही है, रेयर से डेंसर 90 रेज अंदर आ गई है। अब 90 में से 70 क्या कर रही है? वापस से रिफ्लेक्शन शो कर रही है और 20 बाहर निकल गई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट 70% रेज आर रिफ्लेक्टेड इंटरनली। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर एक हमारे घड़ी पे वहां से रोशनी आती है और इधर जाके आपकी आंखों तक पहुंचती है एक सिंगल रे,
वो करते हैं अपन बचपन में ऐसे कहते थे ना कि उसके सर पे डराते हैं उसको बच्चे को, है ना, है। तो ये हो क्या रहा है बेसिकली, रे आई, रे टकरा कर उधर चलेगी, तो वो आपकी अगर आंखों में आती है तो आपको यहाँ पर एक चमक दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो कितनी 70% वैसी वैसी रेज आपके आंखों पर एक जगह से पहुंच रही है, और यहाँ पर कितने सारे कट करे हुए होते हैं डायमंड में, कई सारे कट किए हुए होते हैं, इसीलिए अपन को जो डायमंड है वो चमकता हुआ नजर आता है। समझे? कितने लोगों ने ये सुना है हीरा है सदा के लिए? अच्छा बताया, क्यों ऐसा बोलते हैं हीरा है सदा के लिए, याद है? क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती, सोने की रीसेल वैल्यू होती है। जैसे जो महंगी गाड़ियां होती हैं, एग्जाम्पल BMW खरीदी 50 लाख में, हाथी को पालना मुश्किल होता है, खरीद तो ली जोश जोश में, फिर उसके महीने का खर्चा है 50,000 रुपये, सर्विसिंग में गई 2.5 लाख का बिल आया, एक बार खरीद तो लिया लेकिन हाथी को पालना मुश्किल होता है, तो फिर लोग बाग क्या करते हैं भाई, नहीं, एवरेज कितना देती है 6 का, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये हमारे हैंडल नहीं हो पाए, तो क्या करते हैं वो बेचते हैं। तो 50 लाख की खरीदी थी, बेचने जाते हैं मार्केट, कितने मिल जाएंगे? 20 लाख रुपए मिल जाएंगे साहब। क्यों? क्योंकि कोई उस 50 लाख के 40,000 रुपए देने के काबिल होगा, वो नई गाड़ी नहीं लेगा। हाँ यार, जो BMW का शौक रखता होगा, आपको क्या लगता है वो सेकंड हैंड लेगा 40 लाख रुपए खर्च करके? भी नहीं, सेकंड हैंड तो कौन लेगा? जिसको शौक नहीं था लेकिन उसको बेचनी है, उसकी जरूरत है, ला भाई मेरे को दे दे, मैं 15 लाख में ले लेता हूँ, मैं 20 लाख में ले लेता हूँ, थोड़े दिन चलाऊंगा शौक, या फिर वो 15 की मैं 10 में बेच दूंगा, ठीक है, मैंने अपना शौक पूरा कर लिया 5 लाख में, उसने अपना शौक पूरा किया 50 लाख में, फर्क है, समझ लो मेरी बात। फिर वो 10 लाख में किए, हो सकता है वो बाद में वो चला के उसको 12 में बेच दे वापस से, किसी को शौक पूरा करना है, कोई 2 लाख, उसको क्या पता, समझ रहे हो? बट एक बार जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती तो नहीं मिलती, लेकिन गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 80% मिल जाती है, डायमंड में नहीं होता ऐसा। तो डायमंड दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल, आजकल घर घर में जियो की फाइबर लाइन आ गई, हाँ है ना, कितने लोगों के घर पे जियो की फाइबर लाइन है? बस 2 ही, जियो की फाइबर लाइन उस एरिया में नहीं आ जाएगी। तो जियो ने पता है क्या किया, जब पहले मार्केट था सिर्फ एयरटेल का, वोडाफोन का, एयरसेल का, टाटा डोकोमो, ये सब कंपनियां आती थी अगर याद हो तो, ठीक है, सुना है टाटा डोकोमो? उसके वो बहुत सारे वो आते थे, क्या कहते हैं, डूडल्स, टू ऐसे कुछ एक टोन भी आती थी, याद करो, बहुत फेमस हुए थे वो, वोडाफोन के, सॉरी वो तो हाँ जो भी थे ऐसे जूजू, अब सब जूजू फुजू हो गए एकदम, ठीक है ना। तो क्या हुआ ऐसा, जियो एकदम से कैसे आ गया? अब सिर्फ एयरटेल टिका हुआ है, कितने लोगों के पास में एयरटेल और जियो के अलावा कोई तीसरा नेटवर्क है? कौन सा? वोडाफोन आइडिया। थोड़ा सा बाहर जाओगे तकलीफ मिल जाएगी, आप नहीं चलेगा आपसे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? नेटवर्क का क्या हुआ? देखो ध्यान से, बैंडविड्थ होती है हवा के अंदर, कि भाई जमीन से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे 100 मीटर का, 100 मीटर तो बहुत बड़ा बोल दिया, 10 मीटर का जो एरिया है वो एयरटेल ने खरीद लिया। अब एयरटेल के जितने भी सिग्नल्स होंगे वो इसी से ही पास हो सकते हैं, यहाँ पर कोई दूसरा एंट्री नहीं ले सकता है। जैसे घर होता है, मेरे घर में मैं ले सकता हूँ एंट्री, और कोई अननेसेसरी XYZ% थोड़ी डाल सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेरा हक है। तो हवा के अंदर ये जो बैंडविड्थ है वो लाइन एयरटेल के पास में खरीदी हुई, तो मेजर प्लेयर एयरटेल था, वोडाफोन भी मेजर प्लेयर था। पहले वोडाफोन एयरटेल टक्कर की टक्कर होती थी, लेकिन एयरटेल इंडिया की कंपनी, उसको इंडिया में ही काम धंधा करना है, वोडाफोन फॉरेन कंपनी। वोडाफोन ने बोला कि इंडिया के अंदर डेटा बहुत चीपेस्ट, आप इंडिया में 25 रुपये में 1 GB ले लेते हो, जियो के अंदर अगर आप 10 रुपये में 1 GB, ऐसा कुछ रेट है, कुछ 10 रुपये में 1 GB मिल जाता है आपको। फॉरेन में 1000 रुपये में आपको 10 GB मिलता है, 1000 रुपये में 6 GB मिलता है, ये प्राइस है वहाँ पर डेटा का। ये बहुत महंगा होता है डेटा, इतना फ्री नहीं है। तो रिलायंस जियो ने क्या किया, यहाँ पर एयरटेल का कब्जा, ऊपर वोडाफोन का कब्जा, एयरसेल का छोटा कब्जा, टाटा डोकोमो का कब्जा, पूरी जगह जहाँ पर मोबाइल फ़ोन वाले सिग्नल जा सकते थे वहाँ पर इन सब का कब्जा हुआ है। जियो ने बोला कि हमको भी इस मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है, क्योंकि हमने फ्यूचर देख लिया है कि आगे जाके हर कोई इंसान रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट पे जीवित रहेगा। आज की डेट में लाइट चले जाए ठीक है, इंटरनेट चले जाए ठीक नहीं है, गर्मी सहन कर लेंगे हमारे घर वाले, लेकिन इंटरनेट चले जाए, ये फाइबर क्या हो गया तुम्हारा, ये चल नहीं रहा है वाईफाई, ठीक है, कभी कभी खराब भी हो सकता है, ऐसी हालत हो गई है। तो दैट वाज द विजन ऑफ अंबानी साहब। उन्होंने देख लिया था कि आगे जाके सबको इस मोबाइल का लाचार एकदम क्या कहते हैं सब बना देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया,
हमको तो ऊपर हवा में हम खरीदारी नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं। जो सिग्नल ऊपर जाके नीचे आता है, यहाँ पर हमको कोई जगह नहीं दे रहा है, तो हम नीचे ही हमारा एक सिग्नल बना लेते हैं। उन्होंने क्या किया, हर 1 किलोमीटर, हर 1.5 किलोमीटर पे क्या किया, जियो के टावर लगा दिए। स्टार्टिंग में याद करो, जियो के टावर जगह जगह लगते थे, अगर याद हो तो, आज से 4 या 5 साल पहले। याद आया या नहीं याद आया? अभी आप यहाँ से जाओगे ना, तो आपको रास्ते के अंदर, एक काजली वाली सड़क के ऊपर ही 3 टावर दिख जाएंगे, वो सब जियो के ही टावर। बीच में सड़क पे क्या किया उसने, जियो ने, एयरलाइंस ने, अंबानी साहब ने क्या किया, पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट अपने अपने नीचे जमीन पे टावर लगा। जो टाइम लगा उसको, एक बार के लिए उसका पैसा लगा, ठीक है। टावर लग गए भाई, 2 साल 4 साल में टावर लग गए, 3 साल 4 साल, जितना भी टाइम लगा XYZ। फिर क्या किया, अब मेरे को सिग्नल को ऊपर से नीचे नहीं भेजना है, अब तो नीचे ही अपना पूरा एरिया बैठा हुआ है, मार्केट अपना नीचे ही है। अब उसने बोला कि आप जियो की सिम ले हो, हम आपको फ्री में इंटरनेट देंगे। तो जो सिग्नल पहले ऊपर जाके आ रहा था, हम ये सिग्नल को ऊपर से नीचे लाने के पैसे दे रहे थे, जियो ने क्या किया, एक बार ये खर्चा किया और अब वो सिग्नल यहाँ पर इजीली घुमा रहा है। स्पीड उससे बेटर, क्वालिटी उससे बेटर, रेट फोगट ले लो। सबने जियो का फ्री इंटरनेट यूज किया होगा। स्टार्टिंग में तो लगता था कि नहीं भाई, हम फोगटिया नहीं, हम नहीं लेंगे, जियो की सिम नहीं लेंगे। कोई जियो की सिम, अरे फोगटिया ऐसे बोलते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे देखा सब फोगटिया बनने लग गए। क्यों पैसा दे मैं अपन 100 रुपया 2 GB का, 100 रुपया लगता था 2 GB का। और क्या करते थे, मोबाइल डेटा ऑन करते थे, बंद कर दिया, अब एक एक करके मैसेज चेक करेंगे। सबने किया होगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो नीचे उसने सेटअप बना लिया, तो अब सिग्नल ऊपर से नीचे नहीं जा रहे हैं, अब नीचे पूरा उसने सेटअप कर लिया है, क्रिएट। अब क्या होगा, अब उसने सिर्फ इंटरनेट नहीं, उसने आपको साथ साथ में वाईफाई की फैसिलिटी, धीरे धीरे आगे जाके वो आपको ब्रॉडबैंड, टीवी का DTH, हर घर में ऑप्टिकल लाइन। अब क्या कर रहा है वो, हर घर में ऑप्टिकल लाइन डाल रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर महंगा आता है, हाँ महंगा आता है, लेकिन उसने जो एक बार टावर लगाए थे, उस टावर की कॉस्ट तो वो वापस से कैसे, इंडिया के अंदर मास जनता बहुत बैठी, हर किसी के पास में जियो, आज के डेट में हर एक बंदे के पास में जियो का नंबर है। तो 3 साल या 4 साल के अंदर रिलायंस ने लोन लिया, टावर लगाया, लोन चुक गया उसका, अब जो भी है उसके ऊपर प्रॉफिट ही। कारोबार कैसे रन करते हैं, ऐसे ही रन करते हैं। आपको मान लो कोई बिजनेस खोलना है, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपको पैसा दे दिया, आपने वो पैसे से चीजें खरीद ली, अब आप काम कर रहे हो, 4 साल में बैंक का लोन उतार दिया, अब जो चीजें वो आपकी हो गई, अब 4 साल के बाद आप जो भी करोगे वो आपका नफा है, आपका प्रॉफिट है। तो बस रिलायंस का ये टावर वाला लोन तो उतर जाएगा। अब उसने क्या किया, ठीक है वो लोन कम हो रहा है, नया लोन ले लिया, क्या, ऑप्टिकल फाइबर। हर एक के घर में फ्री ऑप्टिकल फाइबर डाल रहा है, उसका कोई चार्ज दे रहा है। वो केबल इतनी महंगी आती है, 1000 रुपये मीटर, 2000 मीटर, इस घर में कितनी लगी, 4 मीटर लगी, 4000 रुपये लग, कोई नहीं लगने दो, आखिरकार तो वसूल लेगा वो। एक घर में 4 कनेक्शन जियो के, हर एक के महीने के 200 रुपये 300 रुपये, तो उसकी तो फिक्स होगी ना। तो वैसे ही क्या कहते हैं, अपन कहाँ थे, अपन जियो पे कहाँ पहुंचे, मेरे को नहीं पता। ऑप्टिकल फाइबर, तो घर घर में ऑप्टिकल फाइबर की लाइन आ रही है। जैसे घर घर में अभी वो आ रहा है, क्या कहते हैं, गैस पाइपलाइन, किसी लोगों के घर में लग गई है, बट देख तो रहे होगे ना जगह जगह बताइए कितनी गैस पाइपलाइन की। तो वो क्या रहा है, उससे एक बार के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई 3 या 4 साल, हर जगह सिस्टम यही चलता है। तो अभी आप लोग भी, द यूनिवर्स रन्स ऑन दिस प्रिंसिपल। अभी आप लोग एक बार खर्चा कर रहे हो, ताकि अपने दिमाग का खर्च कर रहे हो अभी यहाँ पर, ताकि आज से 10 साल बाद आपको एक परमानेंट प्रॉफिट मिलते रहे। अब वो प्रॉफिट सिर्फ मॉनेटरी नहीं हो सकता है, इज्जत भी तो होती है, ठीक है ना। ये डॉक्टर को कितने लोग रेस्पेक्ट सभी करते हैं, कौन डॉक्टर को रेस्पेक्ट नहीं करता है, आप एक बात कहूँ, हाँ प्लीज, तो प्लीज, ठीक है ना। सारा सिस्टम इसी के ऊपर है, पूरा यूनिवर्स हमारा रन करता है। बैंक से लोन लेंगे, काम करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। अभी आप यहाँ पर पैसा हमको दे रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है। वहां पे बैंक से लोन लिया, चीजें मिल गई, पैसे दिया, अगले ने पैसे दिया, उसको चीजें मिल गई, फिर काम कर रहा है। आपने पैसा दिया, हमने आपको मटेरियल दिया, लेक्चर्स दिए, अब आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स इट। थोड़ा अगर ब्रॉड व्यू में देखोगे ना, तो सब कुछ एक ही है, एवरीथिंग इज वन, दैट्स इट। पढ़ाई करो आप लच के, रैंक आ जाएगी, आपका सवर जाएगा। चलिए, तो ये होता है TIR और इसके इफेक्ट। डायमंड
मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, ये 3 एनसीईआरटी में दिया है। अब इसका एक आध सवाल कर लेते हैं हम। क्या सवाल है? PIR का सवाल देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड 12, 11 एंड 12। बस आज रिफ्रैक्शन इतना पढ़ेंगे, कल प्रिज्म पढ़ेंगे। कल प्रिज्म पढ़ के फिर लेंसेज स्टार्ट है, रिफ्रैक्शन एंड कर्व सरफेस स्टार्ट है। ये 2 इलस्ट्रेशन लगाओ। एक तो क्या है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। स्विमिंग पूल के अंदर नीचे एक लट्टू लगा हुआ है, तो ऊपर जो सर्कल दिखता है उसकी रेडियस क्या होगी? आपका होमवर्क क्या है? टिल पेज नंबर, देख रहे हो, एक सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, 2 लेक्चर का फायदा। टिल इन चैप्टर एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करके आना है। अभी आप लगाओ इलस्ट्रेशन ये 2। ये मान लो एक सोर्स है, बताओ मेरे को, यहाँ से एक रे ऊपर निकल जाएगी। हाँ यार, मैं कहाँ से देख रहा हूँ? ऊपर से देख रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर रोशनी आती हुई दिखेगी। हाँ दिखेगी। अब एक रे ऐसे निकल जाएगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज द रे हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूँ आगे जाके एक रे ऐसी आएगी जो बस ये निकल रही होगी? हाँ या नहीं? अब बताओ, अब अगर कोई अगली रे आएगी, वो कैसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे को एक पानी के अंदर सर्कल नजर आएगा। लट्टू नीचे लगा हुआ है, ऊपर मेरे को एक सर्कल नजर आता है। हाँ या ना? स्विमिंग पूल के अंदर लट्टू होता है, ऊपर सबने देखा होगा होपफुली। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी रेडियस के लिए मेरे को सेंटर से लेके ये वाला डिस्टेंस ही तो निकालना है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा क्रिटिकल, क्योंकि यहाँ पर रे ग्रेजिंग इमरजेंस है, तो साइन थीटा क्रिटिकल किसके बराबर है? 1/μ। भाई म्यू साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन 90। तो बताओ मेरे को, इस ट्राइंगल में ये डेप्थ आपको दे रखी है d, तो ये साइन थीटा, ये वाला एंगल थीटा क्रिटिकल, तो ये वाला एंगल भी थीटा क्रिटिकल, तो साइन थीटा क्रिटिकल कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन है r के अंदर, सॉल्व करके r निकाल लोगे। हाँ यार, बस ये रेडियस हो गई इस सर्कल की। देखो यहाँ से इजी या डिफिकल्ट? समझ गए? कॉपी कर लो। ये थ्योरी का ही सेक्शन है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस कहते हैं, और इस सर्कल की जो रेडियस होती है उसको रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो।
डन। ये वाला तो कर लिया, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस वाला। अब अगला करो। What should be the minimum refractive index of the material of a long cylindrical rod if any light ray entering into the tube from a circular ends may not emerge out from the curved surface? कैसे करेंगे बताओ? एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना लेते हैं अपन सबसे पहले। यहां से रे ने एंट्री ली, बताओ मेरे को, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये लो टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई। अब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए? ये वाला एंगल लेट अस अज्यूम आई है, तो ये वाला एंगल आर होगा, हाँ या ना? ये जाने वाली ऐसी थी, थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया, देखो ध्यान से। तो बताओ इक्वेशन क्या होगी? 1 sin i इक्वल टू म्यू साइन, ये बात समझ आई? अब बताओ अगर ये वाला एंगल आर है, इस वाला एंगल को थीटा बोल दो, तो बताओ मेरे को, क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90 माइनस आर। यहाँ तक समझ आई? इस थीटा के ऊपर क्या कंडीशन लगी हुई है कि ये थीटा की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू पे TIR होना अनिवार्य है, हाँ यार? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस थीटा की जो भी सबसे छोटी वैल्यू है वो थीटा क्रिटिकल से बड़ी है, हाँ यार? तो TIR हो जाएगा। अगर थीटा मिनिमम की वैल्यू थीटा क्रिटिकल के बराबर होगी तो रे बाहर निकल जाएगी ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा मिनिमम, मतलब इस थीटा की क्या वैल्यू होगी मेरे को नहीं पता, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है वो इससे बड़ी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम तो बट ऑब्वियस इससे बड़ी हो जाएगी, हाँ यार बात समझ आई?
तो थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी अगर मेरे को वो निकालना है तो देखो इधर ध्यान से, अगर मेरे को इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो 90 में से मेरे को मैक्सिमम घटाना होगा, हाँ या ना? तो 90 में से मेरे को मैक्सिमम घटाना होगा, मतलब r की मैक्सिमम वैल्यू, और जब r की मैक्सिमम वैल्यू पकड़नी है यहाँ पर तो मेरे को i की भी मैक्सिमम वैल्यू पकड़नी पड़ेगी, हाँ या ना? तो बताओ मेरे को i की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 90 डिग्री। तो जब i की वैल्यू 90 डिग्री है तो जो r की वैल्यू आती है वो क्या मैक्सिमम आती है, वो कितनी आती है, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू आई, हाँ यार बात समझ आई या नहीं आई? और जो r की मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, तो बताओ मेरे को साइन r किसके बराबर आया, साइन r मैक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो अगर मैं थीटा को मिनिमम की वैल्यू चाहिए तो मेरे को यहाँ पर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 90 माइनस r मैक्सिमम। यहाँ तक एकदम ठीक है। अब मेरे को आंसर किस टर्म्स में निकालना है, मेरे को आंसर म्यू के टर्म्स में निकालना है, मेरे को कुछ और दे रखा है, सिर्फ म्यू ही निकालना है। ओके ठीक है, देखो ध्यान से, अब मेरे को सिर्फ म्यू निकालना है। तो बताओ इधर देखो, साइन r की मैक्सिमम वैल्यू 1 अपॉन म्यू के बराबर है, हाँ है। तो बताओ मेरे को ये r मैक्सिमम किसके बराबर होगा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो यहाँ पर बताओ मेरे को साइन थीटा क्रिटिकल किसके बराबर होगा, 1 बाय म्यू के, हाँ यार। मतलब ये जो r की मैक्सिमम वैल्यू है वो थीटा क्रिटिकल के बराबर है, हाँ यार। ये चीज समझ आई या नहीं, नहीं आ रहा, आ रहा? यहाँ तो देखो ये मीडियम म्यू, ये हवा 1, तो मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर जो भी थीटा है उसकी जो भी मिनिमम वैल्यू है वो थीटा क्रिटिकल से बड़ी होनी चाहिए, बात समझ आ गई? और यहाँ पर मेरे को ये मालूम पड़ा कि ये जो r की मैक्सिमम वैल्यू है वो तो थीटा क्रिटिकल के बराबर आ रही है, हाँ यार। अगर मैं i को बदलता हूँ, अगर मैं i को 0 से 90 डिग्री रखता हूँ तो जब i 0 है तो r भी 0 है, लेकिन जब 90 रखा तो ये थीटा क्रिटिकल के बराबर आ गया, मतलब r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, थीटा क्रिटिकल, हाँ यार। तो बताओ मेरे को, मैं चाहता हूँ कि ये जो थीटा की मिनिमम वैल्यू है वो इससे बड़ी हो जाए, तो बताओ मेरे को, अगर थीटा क्रिटिकल तुम्हारा 45 डिग्री है या 0 से, ये मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाँ यार। 0 से बड़ी 1 2 3 4 45 से बड़ी अगर ये हो गई, अगर ये 45 से बड़ी हो गई, अगर मैंने बोला एग्जांपल के तौर पे r की मैक्सिमम वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो बताओ मेरे को थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 45। अब एग्जांपल के तौर पे मैं r को 40 क्या कहते हैं 53 ले लेता हूँ, चलो ठीक है 53 ले लिया, तो ये कितना आया 37, और ये तो ऑलरेडी 45 डिग्री था ही, तो क्या 37 इज ग्रेटर देन 45? नहीं, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पर इसकी रेंज चाहिए म्यू की, तो इसकी अगर मैंने मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पकड़ी है तो उस पॉइंट पर ये दोनों सेम हो गए, थीटा इज इक्वल टू थीटा, हाँ यार। तो बताओ मेरे को थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 45, और 45 बोले तो साइन थीटा क्रिटिकल मिनिमम वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन साइन थीटा क्रिटिकल, हाँ या ना? ये बात समझ आई या नहीं आई? तभी तो कोई सी भी रे आएगी इधर चल जाएगी। साइन थीटा क्रिटिकल में थीटा क्रिटिकल कितना आ रहा है मेरा 45 डिग्रीज, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2 इज माय आंसर। बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आई, वापस से सर 1 बाय साइन थीटा देखो, कोई सा भी, ये यहाँ पर मैंने वो थीटा ले लिया जहाँ पर रे कैसी निकल रही है, तो वो थीटा क्रिटिकल हो गया, तो म्यू साइन थीटा क्रिटिकल इक्वल टू 1 साइन 90, और मैंने यहाँ पर देखा कि साइन r मैक्स, तो थीटा r की मैक्सिमम वैल्यू थीटा क्रिटिकल के बराबर है, r की मैक्सिमम वैल्यू थीटा क्रिटिकल के बराबर है, हाँ यार। अब देखो यहाँ पर ऐसे देख लो, थीटा मिनिमम की जगह मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस r मैक्स, यहाँ तक बात समझ में आई? पक्का इज ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल, और r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है थीटा क्रिटिकल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर
ये माइनस इधर जाके जुड़ गया और दोनों तो 2, तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा क्रिटिकल 45 डिग्री। हाँ यहाँ तक बात समझ गई। तो थीटा क्रिटिकल 45 से छोटा है, तो म्यू की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ, म्यू की वैल्यू 1/√2 से तो बड़ी होगी। देखो ध्यान से, थीटा क्रिटिकल की वैल्यू ले लो लेट्स से 30 डिग्री। थीटा क्रिटिकल की एग्जांपल के तौर पे वैल्यू ले लो कितनी, 30 डिग्री। तो बताओ मेरे को, अगर ये 30 हुआ तो म्यू कितना हुआ, 2। अगर ये चीज समझ आई है नहीं आई? अरे हाँ ना, कुछ तो रिप्लाई तो करो। बनना आ रहा है नहीं आ रहा है? 45 डिग्री से छोटा कोई एंगल बोलो। 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर मैं इसको बोलता हूँ तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो म्यू कितना आ गया, 2। क्या वो 2 इस 1/√2 से बड़ा है? हाँ सर ये √2 क्योंकि 1/sin थीटा क्रिटिकल होगा म्यू, तो √2 ऊपर आ जाएगा। अच्छा हाँ सॉरी, म्यू ग्रेटर देन √2, मतलब 1/√2 इधर ऐसे बड़ा होगा। आंसर देखो, आंसर चेक करो क्या है। हाँ वही समझ गए, कॉपी कर लो। तो ये सब थ्योरी है, समझ रहे हो, क्वेश्चन के फॉर्म में थ्योरी है। अब आपको होमवर्क है आपके इंटर एक्सरसाइज बी और कुछ ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में होमवर्क है। ऑब्जेक्टिव वर्कशीट के लगभग पहले 15 सवाल करके आओ। एक आध सवाल हो सकता है कोई क्वेश्चन का मिल जाए, बट नहीं है वैसे। अगर एग्जैक्टली बताऊं मैं आपको, तो आपको कौन कौन से करने हैं। देखो, फर्स्ट कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, लिख लो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 9th, 10th, 11th, 13th, 15th, बस करके आओगे एक सवाल। चलिए आज के लिए इतना ही, ज्यादा हो गया, मेरे को लग रहा है। ठीक है, कॉपी कर लो ये। सर एक बात है, हाँ बोलो। जो लेटरल शिफ्ट था, जो लेटरल शिफ्ट है, हाँ बोलो। सर इसमें ये टी है, हाँ तो मतलब ये जैसे नॉर्मल के अलॉन्ग चले तो ये टी है और ये एंगल आर है, तो ये जो हाइपोटेनस हमने कंसिडर करी थी वो टी कॉस आर क्यों नहीं हो सकता? टी कॉस आर, अगर ये टी है यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराता हूँ